कोल या कोयला। तो हमने देखा कई सारी चीजें हमने यहाँ पर किया है, तो आपको याद होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। कोयला कितने तरह का होता है हमने ये किया, और कोयला हमारे पास एनर्जी बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये हमने कर लिया। कोयला से बहुत पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन कई तरह से हार्मफुल है कोयला हमारे लिए। कोयला जलाने पर कई सारी ऐसी गैसेस निकलती है जो इन्वायरमेंट के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए हार्मफुल होती है। तो ये कोयला हमारे लिए है तो बहुत बेनिफिशियल, लेकिन वो हमारे लिए कई मामलों में हार्मफुल भी है। अब कोल को हमने सोचा कि एक काम करते हैं, कोल को हम किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो हमने हमने क्या किया, कोल को लिक्विड में या कोल को हमने गैस में कन्वर्ट किया। कोल को लिक्विड में और गैस में कन्वर्ट करने से फायदा ये हुआ कि जो कोयला हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल था, अब वो कोयला हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं रह गया, अब वो कोयला क्लीन कोल में कन्वर्ट हो गया। अगर हमने उस कोयले को लिक्विड में या गैसियस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, तो वो कोयला हमारे लिए क्या हुआ, क्लीन कोयला बन गया। नया जो प्रोडक्ट बनकर आया वो काफी हद तक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, या उसके अंदर से जो ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स थे उनको हमने क्या किया, हटा दिया। तो उस तरह से वो कोयला हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन गया काफी हद तक, नॉट पूरी तरह से बट काफी हद तक बन गया। अब जो प्रक्रिया अभी चल रही है एग्जाम में, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हमें उन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये दो नए टर्म थे जो मैंने अभी आपको कोल से रिलेटेड बताया। इसके बाद एक छोटी सी और चीज है यहाँ पर जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, जब हम कोल को जलाते हैं, कोल को जब हम जलाते हैं तो जो कोयला होता है वो दो पार्ट में, जो हमारे पास बचा हुआ पार्ट है ना, मतलब कोयला जल गया, एनर्जी दे दी हमें और धुआं दे दिया हमें, और कुछ जलने के बाद कुछ पार्ट उसके बचे रह जाते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं, मान लो एक जो हिस्सा होता है उसे हम कह देते हैं राख या ऐसा, ठीक है, वो राख होता है हमारा, ये हमें पता ही है। अब राख दो तरह के होते हैं, एक तो बहुत हल्का होता है जो धुएं के साथ ऊपर की तरफ उड़ता है, तो उसे हम कह देते हैं क्या, फ्लाई एश। फ्लाई एश, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्लाई एश ही कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं बॉटम एश। तो कोयला जलाने के बाद जो राख है वो राख दो तरह का हो गया हमारे लिए, एक बॉटम एश और एक फ्लाई एश। अब ये बॉटम एश और फ्लाई एश कहने को तो हम कह सकते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हमने इस वेस्ट मटेरियल का यूज कर लिया, रीयूज कर लिया, हमने दोबारा इस्तेमाल कर लिया, तो हम इसका रीयूज करेंगे। आजकल कई सारे वेस्ट मटेरियल का रीयूज करके कई सारी नई चीजें बनाई जा रही हैं, रीयूज किया। तो ये जो है हमारा बॉटम एश, इसका भी हम कई तरीके से रीयूज कर सकते हैं। ये खासकर क्या है, अभी भी एक कोयला है ना, ये अभी भी एक कोयला है जिसका हम उसको हम जलाकर फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कोयला है, अब जो यहाँ बचा हुआ कोयला है, इसको भी हम जलाकर फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसको खेतों में डाल सकते हैं, है ना। खेतों में डालने से क्या होता है, वो एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है जो खेतों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो ये जो बॉटम एश है, हम इसका कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटम एश, जो फ्लाई एश है हमारे पास, उस फ्लाई एश का हमने बहुत सारा इस्तेमाल किया है। फ्लाई एश क्या है, जो धुएं के साथ उड़ रहा है उसको पकड़ लो, है ना, जो धुएं के साथ उड़ रहा है उसको पकड़ लो। अब पकड़ के क्या करो, आप उसको अच्छे से गूंथ लो, रोटी बना लो, खा लो, ठीक है। लेकिन रोटी मत बनाना, रोटी अभी बनाना अलाउड नहीं है। उससे क्या होता है, उससे ईंट बनाई जाती है ना, उससे ईंट बनाई जाती है, और वो ईंट बहुत अच्छी होती है। वो ईंट इतनी अच्छी होती है कि आप उससे क्या कर सकते हो, वो जो घर अगर आप उस ईंट से बनाओगे तो उसमें क्या होती है, उसमें आ, जलने की, अगर आग लग जाती है तो वो, जैसे अभी घर में आग लग गई तो वो आग लग जाती है, लेकिन अगर वो ईंट है तो आग लगने की क्षमता कम हो जाती है ना, क्योंकि वो पहले ही जली हुई चीज है। जली हुई चीज को क्या जलाओगे आप, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम ब्रिक्स, ईंट निर्माण में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म, राख ही तो है, तो राख है तो राख को आप मिट्टी की तरह गूंथ के उसका ईंट बना लो, ठीक है। तो ईंट में आप निर्माण कर सकते हो उसका। दूसरा, इसको आप सीमेंट, सीमेंट बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सीमेंट फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेम ही होता है कंपोजिशन, लगभग लगभग, पूरी तरह से नहीं।
हाँ, इसलिए इसका यूज अलग है। ठीक है, और भी कई सारे इसके इस्तेमाल हैं, लेकिन ज्यादा इसका इस्तेमाल मत करो, हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज लिख लो, सॉइल स्टेबलाइजेशन, मृदा का स्थिरीकरण। हाँ, यूजेज में लिख लो आप, सॉइल स्टेबलाइजेशन, मृदा स्थिरीकरण, अभी लिख देता हूं मैं। मृदा स्थिरीकरण, मृदा स्थिरीकरण की मतलब क्या हो गया, मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाना, है ना। मिट्टी में डाल दो तो मिट्टी की क्वालिटी, राख डालते हैं खेतों के अंदर हम गोबर के साथ, तो ये भी डाल दो, मृदा स्थिरीकरण। रोड कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण, देखो कई जगह पर हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, इस चीज का, फ्लाई एश का। तो यहाँ पर जो आप ईंट लिख रहे हो, तो एक चीज यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि आग प्रतिरोधी, फायर रेसिस्टेंस, आग प्रतिरोधी इसका गुण होता है, ये आग प्रतिरोधी है, फायर रेसिस्टेंट। अगर हम इससे ईंट बना के घर बनाते हैं तो ये फायर रेसिस्टेंट। ठीक है, तो मतलब क्या है हमारे पास, हमने कोयले को जलाया, कोयले को जलाने से राख निकली, राख दो तरह की राख है, कोयले को जलाने से क्या क्या निकला, हीट निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, या और भी बहुत सारी गैसेस निकली, और राख निकली, एस। राख दो तरह की हो गई हमारे पास, बॉटम एस जो नीचे रह गई जलने के बाद, जो पूरी तरह से जली नहीं, बॉटम एस, और जो जलने के बाद धुएं के साथ निकली उसे हम फ्लाई एस कह देते हैं। ये बॉटम एस और फ्लाई एस दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, बेनिफिशियल हैं, इनसे भी हम कई तरह का काम कर लेते हैं, फ्लाई एस से भी हम कई तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो याद करो कि हम जो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा एनर्जी, हम एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऊर्जा। और हमने ऊर्जा में हमें जो पढ़ना है अभी, जो हम पढ़ रहे हैं वो था हमारा पारंपरिक, कन्वेंशनल एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, पारंपरिक, कन्वेंशनल एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। और आपको याद होगा कि जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें हमने लिखा था कोयला, कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, कोल, पेट्रोलियम और गैस। तो इसमें हमने सबसे पहला पार्ट किया था पेट्रोल, कोल के बारे में हम लोगों ने अभी कर लिया। ठीक है, कोल क्या है, कोल किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, और कोल को क्लीन एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोल हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं पेट्रोलियम, हमारा आ गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मतलब ये क्या हो गया, कोल जो हो गया हमारा सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल है ना, ये कोल हमारा सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल है, ये हमारा लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल है। तो ये क्या है हमारा लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल, द्रव, ये द्रव रूप में हमारे पास पाया जाता है। अब क्या है, देखो इसको समझो, आपको समझना है, अपने आप समझ जाओगे। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो इसे मिट्टी के नीचे से, जैसे हम कोयला निकालते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट तरीके से, है ना, मिट्टी के नीचे से निकाला जाता है। बनने की प्रक्रिया वही है, लंबे समय पहले पेड़ पौधे जो मिट्टी के नीचे दब गए, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, अलग टेम्परेचर और अलग प्रेशर में कोयला बना, अलग टेम्परेचर और अलग प्रेशर में पेट्रोलियम बना, अलग टेम्परेचर और अलग प्रेशर में गैस बना, अलग अलग, जिसको जैसी संभावना मिली। एक बच्चे को, पढ़े लिखे को बीच में उठा के रख दो तो वो पढ़ा लिखा बच्चा हो जाएगा, और उसे क्रिमिनल्स की फैमिली में उठा के रख दो तो वो क्रिमिनल बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से चीजें सेम थी, रॉ मटेरियल सेम थे, अलग अलग जैसी उसको कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिला, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वह या तो कोल में कन्वर्ट हुआ, या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुआ, या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पेट्रोलियम पढ़ना है, लिक्विड फ्यूल पढ़ना है, तो हमने जमीन से निकाला तेल, निकाल लिया। जो जमीन से तेल हम निकाल रहे हैं उसे हम कहते हैं कच्चा तेल या क्रूड ऑयल, कच्चा तेल या क्रूड। ठीक है,
कच्चा तेल निकाल लिया जमीन के अंदर से, कच्चा है अभी, रॉ मटेरियल है। फिर हम उसको कहां भेज देते हैं? उसको हम भेज देते हैं वहां से रिफाइनरीज। रिफाइनरीज है ना, इसको हम रिफाइनरी नाम आपने सुना होगा, तेल शोधन संस्थान, पर रिफाइनरी ज्यादा अच्छा है, वही यूज करना आप, इतना हिंदी मत यूज करना, ठीक है। तो आप उसे भेज दो कहां? रिफाइनरी। भेज दिया? पक्का? तो ये भी याद रखना है भारत में कहां कहां रिफाइनरी है। तो ये ज्योग्राफी का टर्म है, रिफाइनरी। रिफाइनरी क्या है? सबसे पहले कच्चा तेल निकालकर हमने उसे रिफाइनरी में क्यों भेजा? तो रिफाइनरी में हमने उसे भेजा कि कच्चा तेल इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइटम्स। जो कच्चा तेल है उसमें कई सारे यौगिक या तत्व मिले हुए हैं, ठीक है। ये जो कच्चा तेल आप देख रहे हो, क्रूड ऑयल, ये अकेला नहीं है, ये इसके अंदर कई सारी चीजें मिली हुई हैं। मिट्टी के नीचे से जो हमने निकाला, तो कच्चा तेल क्या है, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये कई तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब हम इसे रिफाइनरी में भेजते हैं, क्या? अल सारे तत्वों को अलग करने के लिए, ठीक है। तो ये कच्चा तेल क्या है? कई तत्वों से मिलकर बना हुआ है। मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कई तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो रिफाइनरी में क्या है? उन तत्वों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, अलग अलग किया जाएगा, उन तत्वों को अलग अलग किया जाएगा, ठीक है। तो इन तत्वों को जब अलग किया जाएगा रिफाइनरी में ले जाके, तो जो अलग करने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इसे हम कहते हैं अलग करने की प्रक्रिया, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे हम कहते हैं आंशिक आसवन, आंशिक आसवन, ठीक है। ये प्रक्रिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करना है, इसमें क्या करते हैं हम? अलग अलग चीजों के जो तत्व हैं उनको अलग करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है? उन्हें गर्म किया जाता है। इस रिफाइनरी में क्या किया जाता है? उन्हें गर्म किया जाता है, और गर्म करके उन्हें स्टीम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। गर्म किया गया और गर्म करके उन्हें भाप में परिवर्तित कर दिया गया, हाई टेम्परेचर पर गर्म किया गया, भाप में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर उन्हें क्या किया गया? यहां से ठंडा किया गया, अलग अलग तापमान पर वो ठंडा होते हैं, स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो ठंडा होता है। हाँ, कच्चे तेल को ही गर्म करते जाते हैं, हाँ, फिर वो भाप में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं। हाँ, उसको भाप को अलग अलग जगह पे ना, कोई इतने टेम्परेचर पर ठंडा होता है, कोई इतने टेम्परेचर पर ठंडा होता है, कोई इतने टेम्परेचर पर ठंडा होता है। इससे क्या होता है? वो अलग हो जाता है। जैसे पानी में से नमक को अलग करना है, तो क्या करना है आपको? पानी को उबालो, तो उबालने से क्या होगा? पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा, उस स्टीम को आप दूसरी जगह स्टोर कर लो, इसमें नमक और अशुद्धि बच जाएगी। स्टीम जो है वो प्योर नेचर है, उसे दूसरी जगह पर कंटेनर में रख लो, उसे ठंडा कर दो, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया आपका, है ना। तो क्या किया जाता है? इसे स्टीम किया में कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, और फिर उसे ठंडा किया जाता है अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर। इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन मतलब अलग अलग फ्रैक्शन में बटा हुआ होता है, वो चैम्बर बना हुआ होता है एक, है ना, अलग अलग चैम्बर बना के हम उसे अलग अलग करते हैं। तो उसमें क्या क्या मिलता है आपको? उसमें मिलता है हमारे पास सॉलिड भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है, गैस भी मिलता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस मिलता है उसमें, है ना। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारा क्या क्या हो गया? सॉलिड की हमें जरूरत नहीं है, खासकर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिसे हम सड़क निर्माण में यूज करते हैं, है ना, जैसे डामर। हाँ, इसके लिए इंग्लिश एक वर्ड है, अब इसमें चला गया है ना। अब उसके लिए हमारे पास जब जरूरी नहीं है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है, ठीक है। तो कई सारे सॉलिड एलिमेंट भी मिलते हैं। लिक्विड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट हमारे लिए ज्यादा जरूरी है यहां पर। तो लिक्विड में क्या क्या मिल गए? लिक्विड में पेट्रोल, लिक्विड में डीजल, लिक्विड में केरोसिन, एस्फाल्ट। एस्फाल्ट थोड़ा गाढ़ा आइटम होता है जिसको सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है,
है ना। तो क्या बन गया हमारे पास, सॉलिड। हमें पढ़ना उसके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। लिक्विड हमारे पास क्या क्या मिला, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर जब हमने उसे ठंडा किया तो हमें लिक्विड प्राप्त हुआ। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये गाढ़ा लिक्विड होता है। एस्फाल्ट इसी में होता है, हाँ, है ना। तो हम यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसलिए जितना जरूरी है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतना ही पढ़ेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, इसे ये सब बना लिया, ये सारी चीज बना ली हमने। और गैस, गैसियस रूप में क्या मिलता है हमें, गैसियस रूप में हमें, हमारे लिए जो जरूरी चीज है वही हम इसे पढ़ेंगे अभी, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन, गैसियस रूप में हमें मिला प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, ये क्लियर है आपका। यहां से यहां हमने कच्चा तेल निकाला, उसको रिफाइनरी में लेके गर्म करके, वास्तव में उसको हम क्या कहते हैं, रिफाइनरीज नाम है, रिफाइनरीज। रिफाइनरी का मतलब क्या होता है, रिफाइन करना, मतलब उसको प्योर फॉर्म में लाना, अशुद्धियों को हटा देना। प्योर फॉर्म में मतलब क्या होता है, अशुद्धियों को हटा देना। तो हम कैसे हटाएंगे उसमें से अशुद्धियों को, तो अशुद्धियों को हटाने का तरीका होता है उसको गर्म करो। गर्म करने से भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, अलग अलग कंडीशन पे लाकर उसे ठंडा करो, उनके अंदर से अशुद्धियां हट जाएंगी। तो हमने इंप्यूरिटीज उसके अंदर से हटा दिया। जब हम उसे ठंडा कर रहे हैं तो हमें, है तो वो लिक्विड प्रोडक्ट ही, तो हमें कई सारे, इसे क्या बोलेंगे, बाय प्रोडक्ट। क्या मिला हमें, सह उत्पाद, इसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट, सह उत्पाद मिले हमें। सॉलिड भी मिला हमें, लिक्विड भी मिला हमें, गैस भी मिला हमें। सॉलिड को छोड़ देते हैं, हमें उसके लिए अभी बहुत जरूरी नहीं है। लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एस्फाल्ट, और गैसियस में प्रोपेन और ब्यूटेन। कच्चा ही मंगाते हैं, फिर उसको हम रिफाइनरीज में रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे देश में भी आपने कई सारे देखा होगा, आपने कई सारी रिफाइनरी, हमारे देश में बरौनी में रिफाइनरी है। तो क्या होता है, बरौनी में रिफाइनरी हमने बनाया, असम में हमारे पास तेल मिला था, उस तेल को हम असम से उठा के लाते थे कहाँ, बरौनी, और बरौनी रिफाइनरी में हम उसे रिफाइन करते थे, है ना। और भी चीजें मिलती है, जैसे इसमें आप देखोगे, ये भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इसमें हमें फर्टिलाइजर भी मिलता है ना। अगर सॉलिड की बात कर लो यहाँ पर, तो एक आइटम यहाँ पर डाल दो, वो हमारे लिए जरूरी है, फर्टिलाइजर, उर्वरक। हमें उर्वरक भी मिलता है। आप देखोगे जहां पर भी रिफाइनरी है वहां पर यूरिया बनाया जाता है ना। तो हमें फर्टिलाइजर भी इससे मिलता है। तो कई सारे बाय प्रोडक्ट इससे मिलते हैं, जो हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, उससे हमें कई सारे सह उत्पाद प्राप्त होते हैं। यूरिया जो खेती में काम आता है, और भी कई सारी चीजें इससे बन के आती है, उतना हमारे लिए यूजफुल ये नहीं है। अब आगे चलते हैं, जो हमारे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है, हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले देखो प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन, गैस है, ठीक है। इसे क्या कर दो, कंप्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो, ठीक है। और इसे क्या कर दो, कंप्रेस मतलब इसे दबाव, इसे कहते हैं दबाव, इस पे दबाव डालना पड़ता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, साइंस का कॉन्सेप्ट। जो गैस होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर होता है। सॉलिड में क्या होता है, कोई भी चीज है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर, अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड है जब उसके अणु पास पास होते हैं, ठीक है। लिक्विड है, अणु दूर दूर होते हैं। गैस है, अणु दूर दूर होते हैं, और भी ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो सभी चीजें परमाणु और अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो उसके जो अणु होते हैं, अगर वो सॉलिड है तो कंप्रेस होते हैं, मतलब दूर पास पास होते हैं, बिल्कुल ऐसे, है ना। लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में ज्यादा दूर दूर होते हैं। सॉरी, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस।
किसी भी चीज को ले लो आप, यही यही कंडीशन होती है। अब क्या होती है, ये जो अणु होते हैं इनकी एक विशेषता होती है, ये हिलते डुलते रहते हैं क्योंकि एनर्जी से बने हुए होते हैं, तो ये हिलते डुलते रहते हैं, इनकी क्वालिटी होती है, इनकी विशेषता होती है, हिलते डुलते रहते हैं। तो अगर आप पकड़ दो कोई बच्चा, कोई भी ऐसी चीज हिल डुल रहा है, उसे पकड़ के बांध दो तो क्या होगा, उसका हिलना थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो ये इसमें क्या है, हमने कम बांध दिया है, उसको हिलना कम हो गया उनका। पर छोड़ोगे जैसे तो वो हिलने लगेंगे। फिर जैसे ही आपने इनको थोड़ा ढीला छोड़ा तो क्या हो गया, हिलने लगे, दूर दूर हो गए और हिल रहे हैं। और जब इसे आपने थोड़ा और ढीला छोड़ दिया तो ये क्या हो रहा है, और ढीले और हिल रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो गति करते रहते हैं, तो मान लो कि क्या होता है, गैस के साथ ये विशेषता ये होती है कि जब वो गति, कोई भी चीज जब गति करता रहता है तो वहां से एनर्जी भी जनरेट होती है, हीट भी जनरेट होती है ना। तो वो जो होता है कई बार वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, आग लगने की संभावना हो सकती है इसमें। तो क्या किया जाता है कि जो गैस है उसे कंप्रेस कर दिया जाता है, गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है। कंप्रेस करने से क्या होता है, ये पास पास, इसके अणु पास पास आ जाते हैं, है ना। हमने क्या किया, इसे कंप्रेस कर दिया। तो दबाव से क्या होता है, दबाव से उसके जो अणु होते हैं वो अणु पास पास आ जाते हैं। तो अणु जब पास पास आ जाते हैं तो क्या होता है, वो सेफ हो जाते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली हो जाते हैं, वो सेफ हो जाते हैं। तो यहां पर क्या किया जाता है, इस पर प्रोपेन और ब्यूटेन को कंप्रेस किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है। दबाव डालने के पीछे रीजन क्या है, इसको पास पास लाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है, पास पास लाकर आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि पास पास लाकर आप उसे गैस में ही रखना चाहते हो या लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, है ना। पास में ही हम रखना चाहते हैं, अगर हम थोड़ा इतना पास लाएं कि हम वो गैस ही रहे, लेकिन पास ला दिया उसको, और इतना पास ले आए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर इन चीजों को हमें समझना जरूरी है। तो हमने क्या किया, प्रोपेन और ब्यूटेन को हमें यूज करना है, इसको, है ना, हमें यूज करना है और इंसान के लिए फ्रेंडली हो, बिल्कुल फ्रेंडली हो और उसे कैरी करना आसान हो, ठीक है। इंसान के लिए फ्रेंडली हो, कैरी करना आसान हो। तो हमने इसे कंप्रेस किया, पास लाया, ठीक है। हमने इसे क्या किया, ठंडा कर दिया, हमने इसे ठंडा कर दिया। ठंडा करने से ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, द्रव में परिवर्तित हो गया, ठीक है। ये हमने क्यों किया ऐसा, हमने इसलिए किया क्योंकि उसे हमारे फ्रेंडली बनाना है, हमारा फ्रेंडली, हमारे लिए यूजफुल बना। तो हमने इसे ऐसा किया, कंप्रेस किया, दबाव बढ़ाया, दबाव बढ़ाने से उसके मॉलिक्यूल पास पास आ गए। मॉलिक्यूल पास पास आने से फायदा क्या है, अब हम उसे प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं, है ना। अब आगे आपको समझ में आएगा, कंप्रेस बढ़ाने से, दबाव बनाने से क्या होगा, अणु पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, अणु पास पास आ गए उसके। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा स्टोर करना इजी हो जाएगा, स्टोर करना आसान हो, ठीक है, क्लियर है ना। फिर आपने क्या किया, उसे ठंडा भी कर दिया और फिर आप उसे क्या करो, एक सिलेंडर में भर दो। हाँ, वो आप उसे एक सिलेंडर में भर दो। आपने जब सिलेंडर में उसे भर दिया तो वो क्या बन गया आपका, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यही गैस आपके घर में पहुंचाया जाता है सिलेंडर के रूप में। ये कोयला कहाँ है अब, ये पेट्रोल है ना, अब हम पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं, हाँ, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, हमने जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन बनकर आया, इस प्रोपेन और ब्यूटेन को हमने कंप्रेस किया, ठंडा किया और सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया और आपके घर में पहुंचा दिया, ठीक है भाई। ये क्या बन गया हमारा, एलपीजी, लिक्विफाइड, ध्यान रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे हमारा एक होगा एलएनजी, वो अलग होगा, एलएनजी, वो एलएनजी अलग होगा, ये अलग होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित, इसे हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है तो ये गैस, लेकिन हमने इसे क्या किया, द्रव में कन्वर्ट कर दिया, है ये गैस, हमने इसे प्रेशर डाल के ठंडा करके द्रव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, गैस बन गया हमारा द्रवित पेट्रोलियम। जब ये फिर बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलता है तो क्या होता है, प्रेशर खत्म हो जाता है, बाहर निकलते ही ये फिर क्या बन जाएगा, अगर उस सिलेंडर को आप खुला छोड़ दो तो क्या होता है, वो गैस बन के बाहर निकलता है,
द्रव बन के थोड़ा ना बाहर निकलता है। तो क्या होता है, जैसे ही प्रेशर हटा वो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसे प्रेशर डाल के हमने उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया है, वो बाहर निकलता है तो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो गैस होती है आपकी, ये गैस गंधहीन होती है, ओडरलेस। ठीक है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी क्या हो गई, गंधहीन हो गई, इसके अंदर कोई ओडर नहीं होता है। और ये क्या हो गया आपका, रंगहीन हो गया, रंगहीन, कलरलेस। अत्यंत ज्वलनशील, कभी भी आग लग जाती है, अत्यंत ज्वलनशील। ठीक है, ये गंधहीन, रंगहीन और अत्यंत ज्वलनशील होता है। तो फिर भी हमारे घर में क्या होगा, अगर मान लो इसकी लीकेज होती है, तो लीकेज होती है और गंधहीन है तो हमें पता नहीं चल पाएगा और आग लग जाएगी। तो आग लगने से बचाने के लिए इसे थोड़ा सा, कि ये लीकेज हो तो हमें नाक में कुछ बदबू खुशबू जाए, तो हम इसमें एक केमिकल मिला देते हैं ताकि लीकेज हो तो हमें पता चल जाए कि लीकेज हुई, आग लग गई, है ना। तो लीकेज होके हमें पता चल जाए, इसके लिए हम इसके अंदर एक केमिकल यूज कर लेते हैं। क्या नाम है उसका, इथाइल मर्केप्टॉन। इसका नाम है इथाइल मर्केप्टॉन। अच्छा, CAP हो, CAP, इथाइल मर्केप्टॉन, मर्केप्टॉन। तो हम इसमें क्या करते हैं, इथाइल मर्केप्टॉन मिला देते हैं। क्लियर हुआ ये, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमने अभी किसका इस्तेमाल किया है, प्रोपेन और ब्यूटेन का, हम सबसे पहले इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्रोपेन और ब्यूटेन को हमने कंप्रेस किया, हमने उसे अलग तरीके से कन्वर्ट किया और हमने उसे घर में इस्तेमाल कर लिया, लिक्विड, उसे खाना वाना बनाने में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चले आगे, चलो। एस्फाल्ट हम सड़क बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें पता ही है, सड़क बनाने में हम जो काला काला जो हम, हाँ वो चारकोल आप उसे कह सकते हो, है ना, हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये एस्फाल्ट आ जाता है हमारा। और ये थोड़ा हार्मफुल होता है ना, ये जलने के बाद बहुत गैसेस रिलीज करता है, हार्मफुल गैसेस। आपने देखा हो कहीं पर भी सड़क बनाई जाती है तो उसमें वो जलाया जाता है तो बहुत गैस, धुआं बहुत ज्यादा आता है उसमें, है ना। तो ये एस्फाल्ट है हमारा, जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है, जो सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जगह पर आजकल, इस एस्फाल्ट की जगह पर आजकल बायो एस्फाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आजकल हम इस एस्फाल्ट की जगह पर बायो एस्फाल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, चारकोल आप इसे कह सकते हो, asphalt। हम आजकल बायोलॉजिकल तरीके से बनाए गए asphalt का इस्तेमाल करते हैं। तो मिटा ही तो, अब पहले कुछ छोटे छोटे बेसिक टर्म हैं जिसे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम पेट्रोल और डीजल पे चलेंगे। सीएनजी, सीएनजी अभी बनाएंगे थोड़ी देर में, है ना, सबका अपना अपना टाइम आएगा ना, तब उसी जगह पर बनेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, अचानक कोई चीज़ तो बनती नहीं, नहीं इसमें नहीं बनती है, सीएनजी अलग तरीके से बनती है। ठीक है, तभी इसमें बनती तो मैं बता देता आपको यहीं पर कि इसमें एक प्रोडक्ट हमारा सीएनजी भी होता है। ओके, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसकी कभी कभी जरूरत हो जाती है हमें,
जैसे हमारा एक वर्ड है एल्केन चेन, एल्केन चेन, चेन को हम बोलते हैं श्रृंखला, एल्केन चेन हम इसे एल्केन श्रृंखला बोलते हैं, एल्केन श्रृंखला। तो ये क्या एल्केन श्रृंखला क्या होती है? जैसे ये सारी चीजें जो हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, है ना, इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, मतलब वो हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के जब बने हुए होते हैं इसका मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हम जो जिस हम मटेरियल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम पेट्रोल डीजल की यहाँ पर बात करेंगे या कोल की हमने बात करी है, तो ये किससे बने हुए होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन, ये हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं। तो हम हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं तो हम इन्हें कह देते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड होता है जो हमने एक दिन और भी डिस्कस किया था। जैसे ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है ना, सबसे छोटा जो है हमारा, ये है हमारा CH4, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, CH4 मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं अल्केन चेन, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का जो जुड़ाव होता है उस जुड़ाव को हम कहते हैं अल्केन चेन। ठीक है, तो अल्केन श्रृंखला, अल्केन चेन क्या हो गया? बॉन्ड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का जुड़ाव। ठीक है, तो ये हमने पहले भी दिया था, ये सबसे छोटा कार्बन और हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, ये चेन सबसे छोटी चेन होती है जिसे हम कहते हैं CH4 या मीथेन, ये हम कह देते हैं इसे मीथेन। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया हुआ है कि कैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर गैस बनाते हैं, फिर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर लिक्विड बनाते हैं, और फिर कार्बन और हाइड्रोजन ही आपस में मिलकर गैस बनाते हैं, है ना। तो कार्बन हाइड्रोजन का यह मिक्सचर होता है जो एक बॉन्ड की तरह बनाते हैं। अब ये क्या है, ये एल्केन चेन जितनी छोटी होगी, स्मॉलर, एल्केन चेन जितनी छोटी होगी, ईंधन उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, ईंधन की क्वालिटी, फ्यूल क्वालिटी, एल्केन चेन जितनी छोटी होगी ईंधन की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा ईंधन कौन माना जाएगा? मीथेन माना जाएगा। और सबसे अच्छा ईंधन किसे माना जाएगा? गैसियस फॉर्म ऑफ ईंधन को माना जाएगा। तो एल्केन चेन ये सबसे छोटी चेन है ना, इससे बड़ी चेन क्या हो जाएगी? मीथेन के बाद इथेन, देखो आप C2H8, C2H8, तो चेन बड़ी हो गई, तो चेन बड़ी हो गई, इसका नाम हो गया इथेन, C2H6, C2H6। ठीक है, वो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे बेस्ड है ये। तो क्या होता है, अल्केन चेन जितनी बड़ी होती जाती है ईंधन की क्वालिटी उतनी खराब होती जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, चलें आगे। अल्केन चेन, अब अल्केन चेन समझ में आ गया हमारे पास। अब हमारे पास दूसरा है, तो दूसरा वर्ड होता है यहां पर, उसे हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं यही ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन नंबर एक संख्या होती है, एक नंबर है जो कंबसन स्पीड या दहन गति को बताता है। कंबसन स्पीड,
दहन गति, ये दहन गति को बताता है, कंबसन स्पीड। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो कि जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, वो ईंधन उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होगा। ये सारी फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ। हम्म, ठीक है। तो क्या है, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, ईंधन की क्वालिटी, ईंधन की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी। ठीक है, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, ईंधन की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ये जो ऑक्टेन नंबर है, ये ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए यूज किया जाता है। पेट्रोल के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, गैसोलिन। पेट्रोल या गैसोलिन, ऑक्टेन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, पेट्रोल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। पेट्रोल को गैसोलिन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसे मिला दें अल्केन चेन से, एल्केन चेन से अगर हम मिला दें, तो एल्केन चेन छोटी होगी या बड़ी होगी? एल्केन चेन छोटी होगी। एल्केन चेन जितनी छोटी होगी, ईंधन उतना अच्छा होगा, है ना। तो क्या है, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, गुणवत्ता उतनी अधिक होगी। और अगर हम इसे एल्केन चेन से रिलेट करें, एल्केन चेन, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन चेन से अगर रिलेट करें तो एल्केन चेन छोटी होनी चाहिए। इसकी एल्केन चेन जितनी छोटी होगी, इस रिलेशनशिप को आपको समझना है, अपने आप आंसर कर लोगे। ऑक्टेन नंबर क्या बताता है, दहन गति को बताता है या क्वालिटी को बताता है, उस गैसोलीन की, उस पेट्रोल की क्वालिटी को बताता है, कितना बढ़िया पेट्रोल है, उसकी क्वालिटी को बताता है। तो हम इसे कहते हैं, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, तो उतना बढ़िया है वो पेट्रोल। और एल्केन चेन इसकी छोटी हो जाएगी, एल्केन चेन तो छोटी ही होगी। अब कभी आपने किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खरीदने में देखा है कि वो दो तरह का पेट्रोल डालता है, एक हाई क्वालिटी का पेट्रोल डालता है, कभी देखा है ऐसा, यूज किया है कभी? नहीं, डालता है ना एक। हाँ, तो क्या करते हैं हम उसमें, उसका ऑक्टेन संख्या क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज कर देते हैं। ऑक्टेन, अगर दिक्कत होगी तो पूछ लेना, ऑक्टेन संख्या को बढ़ा देते हैं। अभी बताता हूं। अब मान लो कि आप ऐसे समझो कि पेट्रोल जो आपको मिला, उसका, उसकी ऑक्टेन संख्या है मान लो 45, उसकी ऑक्टेन संख्या है 45। ठीक है, अब ये जो पेट्रोल है, ये थोड़ा सा हमारा ऐसा पेट्रोल है, ये हम इसकी ऑक्टेन संख्या को हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, हम इसकी ऑक्टेन संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसमें क्या करो आप, एल्कोहल मिला दो, थोड़ा सा आप इसके अंदर एल्कोहल मिला दो। ठीक है, जैसे ही आप इसके अंदर एल्कोहल मिलाओगे, तो एल्कोहल एक अच्छा फ्यूल माना जाता है। तो जैसे ही आप, जैसे क्या है ना आपके पास, मान लो कि मिल्क और वाटर का मिक्सचर है,
ठीक है, तो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, मान लो क्या है 50 और 50, मिल्क और वाटर। अब इसे अंदर क्या करो आप, पानी निकाल के दूध ज्यादा डाल दो, तो मिल्क आप डाल दो 70, तो ये हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मिल्क की क्वालिटी अच्छी होती चली जाएगी। तो ऑक्टेन संख्या बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी क्वालिटी उसकी चीज उसके अंदर डाल दो जो अच्छा फ्यूल माना जाएगा, है ना, जो अच्छा फ्यूल माना जाएगा वो उसके अंदर डाल दो। इनहेंस हो जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो कैसे होगा, क्या होगा, उसकी ऑक्टेन संख्या क्या है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, हमें क्वालिटी को बढ़ाना है, तो अच्छी क्वालिटी वाली चीज उसके अंदर डाल दो। ठीक है, अच्छी क्वालिटी वाली चीज उसके अंदर डाल दो तो उसकी क्या होगी, क्वालिटी सुधर जाएगी। तो क्वालिटी के लिए क्या डालो आप उसके अंदर, आप उसके अंदर डाल दो जैसे मिथेनॉल, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, है ना। आप मिथेनॉल डाल दो, इथेनॉल डाल दो। अब मिथेनॉल इथेनॉल क्या है, तो आप ऐसे समझो, मिथेनॉल इथेनॉल भी एक फ्यूल है। मिथेनॉल क्या है, जैसे आप शुगर केन से फ्यूल बनाते हो, गन्ने से शुगर केन से आप फ्यूल बनाते हो, है ना। या कई सारे ऐसे फ्यूल होते हैं जिनको हम, जैसे आप चावल से फ्यूल बना लो, जैसे आप चुकंदर से फ्यूल बना लो, है ना, जैसे आप गेहूं से फ्यूल बना लो। मैं अभी आगे आपको पढ़ाएं, ये क्या होंगे, ये हमारे बायोफ्यूल हो जाएंगे, इनको हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आजकल आपने सुना होगा कि हम पेट्रोल के अंदर बायोफ्यूल मिलाते हैं। सरकार की एक पॉलिसी ऐसी है जिसमें सरकार कहती है कि हम पेट्रोल के अंदर क्या मिला देंगे, बायोफ्यूल मिला देंगे। हम पेट्रोल के अंदर मिलाते हैं बायोफ्यूल, मिथेनॉल इथेनॉल एल्कोहल मिला देते हैं हम उसके अंदर। इससे क्या होती है, उसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, उसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। तो जब हम इसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ा देंगे तो फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और वो पॉल्यूशन कम करेगा। ठीक है, क्लियर है। ऑक्टेन संख्या क्या है, ईंधन की क्वालिटी को बताता है। अगर हम उसके अंदर, अगर हमारे पास गैसोलीन और पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या 45 है, तो हम उसके अंदर एल्कोहल मिथेनॉल इथेनॉल मिला देते हैं तो उसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ जाएगी, तो उसकी फ्यूल की क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है। मिथेनॉल इथेनॉल एल्कोहल ये सब बायोफ्यूल होते हैं। ये बायोफ्यूल क्या है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। चलें आगे। ऑक्टेन नंबर के बाद जो नेक्स्ट आइटम हमारे पास है वो है नॉकिंग। नॉकिंग, नॉकिंग। ऑक्टेन नंबर के बाद जो नेक्स्ट है वो है नॉकिंग। अब नॉकिंग क्या है, नॉकिंग एक साउंड है, एक आवाज। किसकी आवाज है भाई, इंजन की आवाज, है ना। ये नॉकिंग जो है ये इंजन की आवाज, गाड़ी की जो इंजन होती है ये उसकी आवाज होती है। ठीक है, तो इंजन की आवाज है। अब ये इंजन की आवाज होती क्यों है, तो आपने देखा होगा कई बार जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं या जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कुछ आवाज आती है, स्टार्ट करने के समय खर्र की आवाज सी आती है। तो वो वास्तव में वो जो आवाज है, या गाड़ी जब चलती है, तो आपने देखा होगा कभी पेट्रोल गाड़ी को चलते हुए, कभी सीएनजी को भी, अगर आपने ऑब्जर्व किया है, सीएनजी गाड़ी कम आवाज करती है, पेट्रोल गाड़ी थोड़ी सी सीएनजी से ज्यादा आवाज करती है, डीजल गाड़ी उससे भी ज्यादा आवाज करती है। अगर केरोसिन पे चला दो तो फाट 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 की आवाज होगी। ऐसा आपने कभी फील किया होगा, नहीं किया होगा तो आप आगे करोगे। तो क्या है, नॉकिंग एक साउंड है जो इंजन की आवाज होती है। अब ये इंजन की आवाज क्यों होती है, तो आप ऐसे समझो, सिंपल, जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया, अगर हम सीएनजी डालेंगे तो क्या होती है, नॉकिंग कम होती है। इसका मतलब है, या अगर हम उसकी जगह पर पेट्रोल डालें तो थोड़ी सी नॉकिंग ज्यादा होगी। मतलब आप ऐसे समझो कि इंजन की क्वालिटी, सॉरी, फ्यूल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, फ्यूल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, नॉकिंग उतनी कम होगी। ठीक है, क्यों होगा मैं अभी आपको बताता हूं। फ्यूल क्वालिटी,
फ्यूल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी नॉकिंग इतनी कम होगी। अब होता क्या है देखो, इंजन को स्टार्ट होने के लिए या काम करने के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है ना। अगर वो फ्यूल अगर वो स्पेसिफिक एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वो गाड़ी प्रॉपरली रन करती रहती है। अगर वो फ्यूल स्पेसिफिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है तो इंजन के अंदर एक फ्रिक्शन जनरेट होती है, एक घर्षण जनरेट होती है। उसी घर्षण की आवाज हमें सुनाई देती है। अगर देखो मुझे अपनी आवाज पहुंचानी है ना, तो मैं मिली आवाज? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैंने धीरे बोला। मुझे अगर आपकी आवाज यहां पहुंचानी हो तो थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, बहुत दूर पहुंचाना है तो थोड़ा और तेज बोलना पड़ेगा, है ना। मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, वही चीज यहां है कि मान लो कि ये इंजन है, इस इंजन को स्टार्ट होने के लिए और रन होने के लिए एक अमाउंट में ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब हम उस एनर्जी के लिए इसे क्या दे रहे हैं? फ्यूल दे रहे हैं। ये फ्यूल के साथ इसे रिएक्शन करना है, मतलब फ्यूल इसके अंदर जाएगा और वो इंजन अपना काम करेगा। ठीक है, अगर ये फ्यूल इसके काम करने के लायक बराबर एनर्जी ये फ्यूल इसे प्रोवाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, वो उसके अंदर क्या होगा, एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। जैसे आप प्रॉपर तरीके से उसे ईंधन नहीं दोगे तो क्या होगा, वो रगर की आवाज आएगी एक, है ना। तो अगर इंजन को काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो फ्यूल अगर उसे उतनी एनर्जी नहीं दे रहा है तो एक घर्षण क्रिएट होती है जिससे एक आवाज आती है। उस आवाज को हम कहते हैं नॉकिंग। इंजन को काम करने के लिए सही मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। वह ऊर्जा उसे ईंधन से प्राप्त होती है। अगर वो ईंधन उसे उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान ना कर पाए तो इंजन के अंदर एक घर्षण होती है जिससे एक आवाज निकलती है। उस आवाज को नॉकिंग कहा जाता है। अगर आपको खाना ना दे, है ना, तो आपको ऊर्जा नहीं मिली तो आप हल्ला मचाओगे, है ना, खाना दो खाना दो। यही तो होता है, यही तो नॉकिंग है। खाना आपको प्रॉपरली मिल जाए, आधा पेट भी दे तो भी आप आवाज करोगे, आधा पेट दिया है, आधा पेट दिया है कि नहीं। तो आपको पूरी एनर्जी देने के लिए आपको भर पेट पर पेट भर खाना देना पड़ेगा मुझे। तो इंजन को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से कार्य करने के लिए सही मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ईंधन उसे वह ऊर्जा प्रदान ना कर पाए तो इंजन के अंदर एक घर्षण उत्पन्न होती है। उस घर्षण से एक आवाज आती है जिसे नॉकिंग कहा जाता है। नॉकिंग आपके लिए जरूरी नहीं है, बस आप इतना लिख लो, नॉकिंग का मतलब हो जाता है आवाज जो इंजन से निकलती है। इतना भी लिख लोगे तो आपको चलेगा काम, है ना, पूरी प्रक्रिया लिखने की जरूरत नहीं है। नॉकिंग क्या है? एक आवाज है, एक साउंड है जो इंजन से निकलती है। ठीक है, तो क्या है, अगर फ्यूल की क्वालिटी, अगर हम सीएनजी वाली गाड़ी यूज कर रहे हैं तो नॉकिंग कम होती है, अगर हम डीजल इंजन वाली गाड़ी यूज कर रहे हैं तो नॉकिंग ज्यादा होती है। मतलब कि फ्यूल क्वालिटी और नॉकिंग के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी नॉकिंग उतनी कम होगी। ठीक है भाई, ओके, नॉकिंग समझ में आ गया। अब हमें गाड़ी की नॉकिंग को खत्म करना है ना, गाड़ी की नॉकिंग को खत्म करना है। इसका मतलब है कि हमें फ्यूल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल मिलाने पड़ेंगे, जैसे अभी हमने मिलाया था, जिससे क्या होगा, ईंधन की क्वालिटी अच्छी हो जाए। अगर ईंधन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो इंजन को सही एनर्जी मिल जाएगी तो आवाज आनी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। बंद तो नहीं होगी, इंजन है तो आवाज तो आएगी ही आएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर सिंपल समझो आप, नॉकिंग को खत्म करना हो, अगर नॉकिंग को खत्म करना हो तो ईंधन की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नॉकिंग को खत्म करना है, खत्म नहीं कम करना है, कम करना है तो
ईंधन की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ ईंधन, ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा, गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नॉकिंग खत्म करना है तो ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ईंधन की गुणवत्ता आप बढ़ाओगे, दूसरा फ्यूल उसके अंदर मिला दो या कोई केमिकल उसके अंदर मिला दो जो ईंधन की क्वालिटी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे केमिकल जिसे हम ईंधन के अंदर मिला देते हैं जिससे ईंधन की क्वालिटी बढ़ जाए, तो हम उसे कहते हैं एंटी नॉकिंग एलिमेंट, एंटी नॉकिंग एलिमेंट। एंटी नॉकिंग एलिमेंट इसे हिंदी में कहते हैं प्रति नॉकिंग पदार्थ, प्रति नॉकिंग, इसे हम कहते हैं प्रति नॉकिंग पदार्थ, एंटी नॉकिंग एलिमेंट। ठीक है, समझ में आया आपको? नॉकिंग क्या है? आवाज है, क्योंकि उसे अच्छी क्वालिटी का हम फ्यूल दे नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूल की क्वालिटी को इनहेंस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब हम फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो जिस चीज से हम बढ़ा रहे हैं उस चीज को हम क्या कहेंगे, एंटी नॉकिंग एलिमेंट। तो एंटी नॉकिंग एलिमेंट क्या है, एक खास तरह का पदार्थ होता है जिससे फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है, नॉकिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो एंटी नॉकिंग एलिमेंट के रूप में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल। तो फिर से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल और एल्कोहल। अभी हम पेट्रोल, ध्यान रखना है, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, डीजल में नहीं मिला रहे हैं, अभी हम पेट्रोल के अंदर मिला रहे हैं मिथेनॉल, इथेनॉल और एल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल और एल्कोहल। ये मिथेनॉल, एथेनॉल, एल्कोहल क्या हो गया, एंटी नॉकिंग एलिमेंट, ये एंटी नॉकिंग एलिमेंट हो जाए। तो अभी हमारे पास तो मिथेनॉल, इथेनॉल और एल्कोहल है। जब हमारे पास मिथेनॉल, इथेनॉल और अल्कोहल नहीं होता था तब हम क्या मिलाते थे ना, जब ये हमारे पास नहीं होता था तब भी हम पेट्रोल में कुछ ना कुछ मिलाते थे। तो जो हम मिलाते थे उसका नाम बहुत खतरनाक है, उसे ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। बेन उसे हम कहते हैं BPX, इसे कहते हैं, फुल फॉर्म होता है आपका, इसे इसे इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, बेंजीन टोलुइन, टोलुइन जाइलीन। बेंजीन, टोलुइन और जाइलीन एक ही है। दूसरा है TEL, टेट्रा इथाइल लेड, LEAD। बेंजीन, टोलुइन, जाइलीन एक ही आइटम है, और TEL, टेट्रा इथाइल लेड। तो जब हमारे पास नहीं होता था कुछ तो हम ये मिलाते थे, केमिकल है, इसको मिलाने से नॉकिंग की समस्या कम हो जाती थी। और अब हम इसकी जगह पर ये नहीं मिलाते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल है वो थोड़े से इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो हम इसे नहीं मिलाते हैं, क्योंकि हमें नॉकिंग कम करने के लिए हमने ये केमिकल तो मिला दिया, लेकिन ये केमिकल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है ना, तो हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली ढूंढना पड़ेगा। तो अब हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्या ढूंढ लिया है, बायोफ्यूल के रूप में ढूंढ लिया है। तो बायोफ्यूल है हमारा, क्या है, मिथेनॉल, इथेनॉल और अल्कोहल। क्लियर है? हमने यहां पर डिस्कस किया अभी कि हमें हमारे गाड़ी से एक आवाज आती है। आवाज क्या है, इंजन की आवाज है। क्यों आती है, क्योंकि उसको काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हम उसे दे नहीं रहे हैं। मतलब हमारा जो फ्यूल है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है जितना उस इंजन को चाहिए, उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है वो फ्यूल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी से हमारी आवाज आएगी तो उस आवाज को हम कहते हैं नॉकिंग। अब हमें क्या करना है, अगर उस आवाज को कम करना है,
कम करना है तो हमें उस फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट मिलाने पड़ेंगे जिससे फ्यूल की क्वालिटी बढ़ जाए। तो जो ऐसे एलिमेंट हम उस फ्यूल के अंदर मिला रहे हैं वैसे एलिमेंट को हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एलिमेंट। अब ये एंटी नॉकिंग एलिमेंट क्या होते हैं? इंजन की ईंधन की क्वालिटी को तो बढ़ा देते हैं जिससे नॉकिंग कम हो जाती है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता था तो हम मिलाते थे बेंजीन, टोलुइन, जाइलीन या टेट्रा इथाइलेट, है ना। और अब हमने ये हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता था, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता था, तो हमने इसका एक आसान तरीका निकाला, मिथेनॉल, इथेनॉल और एल्कोहल। ये मिथेनॉल, इथेनॉल और एल्कोहल से परेशान नहीं होना है, इसे हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है। बस ये समझ लो ये बायोफ्यूल है जिसको हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनाते हैं, जैसे शुगर केन से, जैसे चावल से, वगैरह वगैरह कई चीजों से बनाते हैं। ठीक है, ओके, चलो आज का टाइम खत्म हो गया। एक मिनट रुको, पहले इसको बंद कर लेता हूं।